हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछली बार जो है कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनकल्चर कर लिया था या क्लासिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कर लिया था। अब हम लोग एक नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल आर एंड कैपिटल एस। क्या जरूरत पड़ी इस कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने? वैसे तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी, लेकिन फिर भी समझिए भाई। स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन जो था उसको हम लोग तभी देख सकते हैं जबकि हम किसी लैब में खड़े हुए हैं, हमारे सामने पोलरीमीटर ट्यूब रखा हुआ हो और सॉल्यूशन कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के पोलरीमीटर ट्यूब में डालें और लाइट पास करें। अब प्लेन ऑफ द पेपर पे कोई आपको सब्सटेंस दे दे तो आप कैसे बताओगे ये स्मॉल डी है ये स्मॉल एल है? बता ही नहीं सकते। फिर हम लोगों ने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन देखा और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात। कैपिटल डी कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। जो कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिलेट करते हैं वो कैपिटल डी हैं और जो कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड को रिलेट करते हैं वो कैपिटल एल। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन भी तभी तक वैलिड है जब तक किरल कार्बन पर ग्लिसरॉल्डिहाइड जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, मतलब एक ग्रुप OH हो और एक ग्रुप H। OH राइट हैंड साइड कैपिटल डी, OH लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल एल। मैंने बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वैलिड पाया गया और उसके बाद प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स में हम लोगों ने इसका यूज किया जिसको सीरीन सिस्टम कहते हैं और वहां पर OH ग्रुप को हम लोगों ने NH2 से सब्स्टिट्यूट किया। तो ये दो जगह काम कर गया। अब मान लो ना तो OH ग्रुप हो ना NH2 ग्रुप हो, तो उस केस में क्या करें? अगर चार जो ग्रुप लगे हों उसमें कोई भी OH और NH2 ग्रुप नहीं है और ग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को रिलेट नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी? नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगी। तो उसको किस तरीके से रिलेट करें? अगर उसको पोलरीमीटर ट्यूब में डालें तो क्या स्मॉल डी या स्मॉल एल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं देगा? देगा, किसी न किसी एक का देगा। चाहे तो प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड साइड घुमाएगा या प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट हैंड साइड घुमाएगा। तो इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है लेकिन हमारे किसी कॉन्फ़िगरेशन में एडजस्ट नहीं हो रहा। तो साइंटिस्ट ने प्लेन ऑफ द पेपर पे कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए एक नया कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए बात करते हैं। कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा पॉइंट्स में लिखिए एक एक चीज जिससे समझ में आती रहे। नंबर 1, इट इज ए यूनिवर्सल कॉन्फ़िगरेशन and valid on each and every case। हर केस में वैलिड है। यहां कोई ये देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रुप HOH लगा हुआ है या ग्रुप क्या लगा हुआ है, ऐसा कुछ देखने की जरूरत। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये कॉन्फ़िगरेशन? नंबर 2 पॉइंट, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन the priority given to the 4 groups।
join to Kiral Karp. According to the priority rule, according to the priority rules, we give priorities from 1 to 4 to the 4 groups attached. कौन से प्रायोरिटी रूल है? वही प्रायोरिटी रूल जो हमने पिछली बार EZ सिस्टम में यूज किए थे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखा जाए। प्रायोरिटी नंबर 1 उसको दिया जाएगा जो सबसे बड़ा ग्रुप है। प्रायोरिटी नंबर 4 उसको दिया जाएगा जो सबसे छोटा आ रहा है प्रायोरिटी। ये बड़ा और छोटा प्रायोरिटी के अनुसार होगा, साइज के अनुसार नहीं, मास के अनुसार नहीं। मैंने आपको EZ सिस्टम में प्रायोरिटी देना सिखाया है। नंबर 3, आफ्टर गिविंग द प्रायोरिटी, priorities to the 4 groups, two cases arises. Number first, case number 1, क्या? If the 4th priority group is on vertical, vertical मतलब ऊर्ध्वाधर, सीधी खड़ी रेखा, on vertical position, then rotate your eyeball, eyeball मतलब आंखों की पुतली, rotate your eyeball from priority number 1 to priority number 2 and then to priority number 3. और यहां मैं लिख देता हूं, leaving behind 4th प्रायोरिटी ग्रुप। मतलब अगर रास्ते में 4th प्रायोरिटी ग्रुप आ भी रहा है तो छोड़ दो, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3 पर जाओ। If the rotation of your eyeball is clockwise, it is R, and if anti-clockwise, it is S. तो केस नंबर 1 है कि अगर 4th प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन पर है तो अपनी आई बॉल रोटेट करो 1 से 2, 2 से 3, 4 की बात नहीं कर रहा।
अगर आपकी आई बॉल का रोटेशन, आपकी आंखों का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको कैपिटल आर कह दो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैपिटल एस कह दो। अच्छा, केस नंबर 2 क्या? केस नंबर 2 समझ में आ रहा है कि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है, तो जरा नीचे आ जाता। केस नंबर 2, केस नंबर 2, if the fourth priority is on horizontal position, then the above rule is reversed. That is, clockwise rotation of eyeball is S, or anti-clockwise rotation R. of eyeball is R. रोटेट तो वैसे ही करेंगे 1 से 2, 2 से 3, लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन को अब S कहेंगे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को अब R कहेंगे। ये RS है क्या बताता। नोट, the letters capital R, S are taken from the words rectus means right, यहां से कैपिटल आर ले, एंड सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, यहां से कैपिटल एस। ये जर्मन वर्ड है रेक्टस और सिनिस्टर, यहां से आर और एस लिए। तो बस बेटा हमको इतना ही करना है, जो 4 ग्रुप आए उनको प्रायोरिटी देनी है और अपनी आई बॉल रोटेट। मेरे हिसाब से आसान सा काम है, कर लेंगे हम लोग। मान लीजिए ये किरल कार्बन है, इससे एक ये ग्रुप लगा है CH3, एक लगा है OH, एक लगा है H और एक लगा है COOH। ठीक है, हमको प्रायोरिटी देनी है मेरे बेटे, प्रायोरिटी दो। यहां पर इस किरल कार्बन से डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ है, नीचे भी कार्बन लगा है, इधर ऑक्सीजन लगा है और इधर हाइड्रोजन लगा है, तो पहली प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को चली जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा हो। प्रायोरिटी रूल याद है EZ वाले? बोलिए सर। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगी हैं, जबकि इस कार्बन से ऑक्सीजन लगी। डबल बॉन्ड O का मतलब 2 ऑक्सीजन और 1 OH, मतलब टोटल 3 ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हो गया सेकंड इसको मिल गया, थर्ड इसको मिल गया और फोर्थ इसको मिल गया। ये प्रायोरिटी फोर्थ आ गई। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, आई बॉल रोटेट करेंगे। आई बॉल को रोटेट कहां से कहां के लिए करना है, ये बात
समझने वाली। 1 से 2 ले जाना है, 2 से 3 ले जाना है। अगर रास्ते में 4 आए तो उसको छोड़ दे, लेके चलिए 1 से 2, 2 से 3, 4 रास्ते में आया, मैंने छोड़ दिया, मुझे कोई लेना देना नहीं 4 से, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 4th वाला पेपर के प्लेन में नहीं है, 4th वाला तो पीछे की तरफ, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं इस रोटेशन को देखना चाहूं तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज, तो 4th प्रायोरिटी देखो कहां पर है, 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, और अगर हॉरिजॉन्टल प्रायोरिटी है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को एस कहा जाए। यस सर। अगला यहाँ पे COOH, यहाँ पर SH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। अब ये देखो, अब यहाँ पे तो कोई OH ग्रुप है नहीं, कोई NH2 ग्रुप है नहीं, तो कैपिटल D और कैपिटल L फॉर्म काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म काम करेगा, कैपिटल R एंड कैपिटल S, और ये वाला क्या है हमारा, किरल कार्बन। L कार्बन। बताओ भैया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूं, SH, नंबर 1, उसके बाद COOH, उसके बाद CH3, उसके बाद हाइड्रोजन। घुमाओ, S आएगा सर। 1 2 3, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है और सॉरी वर्टिकल है। वर्टिकल, वर्टिकल। 4th प्रायोरिटी अगर वर्टिकल होती है तो एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए जहां दोनों साइड से नंबरिंग हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड से आप नंबरिंग, मतलब सॉरी किसी भी एक साइड से आप नंबरिंग कर लो क्योंकि दोनों साइड से सेम हो, सिमेट्रिकल हो। 1 2 3 4, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, दोनों कार्बन किरल कार्बन दिखाई दे। अब सेकंड कार्बन की लिए एक OH ग्रुप है, एक H ग्रुप है, एक COH ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप। थर्ड कार्बन के लिए भी एक H है, एक OH है, एक COH है, एक ये ऊपर वाला पूरा। चलिए नंबर फर्स्ट तो इसे मिलेगा OH को। यस सर। फिर में इस कार्बन COOH के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, जबकि इस कार्बन के साथ एक OH, एक H और एक कार्बन लगा है, तो सेकंड इसको। थर्ड इस पूरे ग्रुप को मिलेगा। यस सर। फोर्थ H को फोर्थ इसे मिलेगा। R, कैपिटल R। 1 से 2 की तरफ घुमाया, 2 से 3 की तरफ घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। और 4th R। प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है इसलिए सेकंड वाला कार्बन R। यस सर। थर्ड वाला कार्बन नंबर थर्ड, इसके लिए प्रायोरिटी देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी COH को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी थर्ड ऊपर वाले ग्रुप को मिलेगी, ऊपर वाले ग्रुप को, और फोर्थ प्रायोरिटी यस सर 1 से 2 और 2 से 3 दिखाई दे रहा है। यस सर। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
बोलो ये भी भैया। आर ही आएगा, थर्ड वाला आर। यस सर। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया 2R 3R। 3R। अब ध्यान से देखो, दो किरल कार्बन थे, दोनों आर घुमा रहे थे, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आर हो और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो। नंबर सेकंड, बेटा थोड़ी लाइन सीधी बनाना, यहाँ कंप्यूटर पे बनती नहीं। OH H H OH। ये किरल कार्बन, ये किरल कार्बन, सेकंड कार्बन थर्ड का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 प्रायोरिटीज, 1 से 2, 2 से 3। कैसा घूम रहा है बताइए, क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए सेकंड कार्बन S। अब जरा थर्ड कार्बन की बात करते हैं मेरे बेटे। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड थर्ड, पूरा। फोर्थ प्रायोरिटी। थर्ड। 1 से 2 और 2 से 3। फोर्थ को मैं देखूंगा कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। घूम रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। ऐसी इसीलिए होगा ये भी। क्लॉकवाइज रोटेशन भी क्या कहलाएगा हमारा, S 3S। दोनों कार्बन एक दूसरे को अपोज नहीं करके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा मॉलिक्यूल S डायरेक्शन में घूमेगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। अभी आधी बात की है मैंने, पूरी बात नहीं। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं? यस सर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं R और S एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। R का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होगा, S। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये RR और ये SS नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, इसलिए ये एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमेरिक पेयर। पेयर्स। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बच्ची का क्या नाम है, सौम्या, श्रेया, बेटे समझ पा रहे हो? गुड, वेरी गुड। चलो अब जरा ध्यान से देखिए, एक स्ट्रक्चर हमने और बनाया, हम उस स्ट्रक्चर की भी बात, बेटे मैं वो सारे स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा जो मैंने आपको स्मॉल डी स्मॉल एल कैपिटल डी कैपिटल एल में पढ़ाया, क्योंकि कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कहा तो वही जा रहा है ना कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। चलिए एक ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ा, अगर आपको याद हो तो ये मॉलिक्यूल टार्टरिक एसिड है, और ये हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टार्टरिक एसिड नाम के टॉपिक में पढ़ा था, जहां आप लोगों ने मुझसे सवाल भी किया था
कि सर आप हमेशा H से OH क्यों घुमा रहे हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी तरीके से आप रोटेट करा सकते हो, लेकिन क्रम एक ही रखना, या तो H से OH या OH से H। क्यों? हमको पता नहीं है कि कौन सा स्मॉल d है, कौन सा स्मॉल l, तो एक Yes, मान sir. के चलिए। चलिए बातचीत करते हैं बेटे। ये 1, ये 2, COH2, नीचे वाला 3, ये 3 ये और 4 ये हाइड्रोजन। किस किरल कार्बन के लिए? सेकंड वाले किरल कार्बन। 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है सेकंड वाले किरल कार्बन के लिए। और यहां से अगर मैं रोटेट करूं तो 1 से 2, 2 से 3, कैसा रोटेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है मेरे बेटे? हॉरिजॉन्टल। तो क्या हो जाएगा? 2R। R। अच्छा, दूसरा रोटेट कराता हूं आप लोगों के लिए। यस सर। ये 1, COOH2, ये 2, ऊपर वाला 3, ऊपर वाला 3, हाइड्रोजन 4। ये 1 से 2 2 और 3 से 3 कैसा रोटेट हो रहा है मेरे बच्चे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। बोलो बेटे। यस सर। यस तो सर। क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, तो क्या तो लिख S। देंगे? S। अब एक चीज और देख, क्या सेकंड वाले पे लगे हुए ग्रुप और थर्ड वाले कार्बन पे लगे हुए, दो किरल कार्बन में सेकंड किरल कार्बन और थर्ड किरल कार्बन, क्या सेकंड और यस सर। थर्ड किरल कार्बन पे लगे हुए ग्रुप बिल्कुल सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम। यस सर। इसीलिए जितनी ताकत सेकंड किरल कार्बन लगा रहा होगा उतनी ही ताकत थर्ड किरल कार्बन भी लगा रहा होगा। लेकिन सेकंड किरल कार्बन की ताकत R डायरेक्शन में लग रही है और थर्ड किरल कार्बन की ताकत S डायरेक्शन में लग रही है। क्या ये कहीं घूम पाएगा? नहीं, ये बिल्कुल कहीं नहीं घूम पाएगा। इसी चीज का नाम है एक R एक S। एक R की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा S की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसी चीज का नाम है इंटरनल कंपेंसेशन। याद है? आंतरिक यस प्रतिकार। सर। यस सर। आंतरिक प्रतिकार हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल का एक कार्बन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, जिस ताकत से उतनी ही ताकत से उसी मॉलिक्यूल का दूसरा कार्बन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो एक रस्सी को दो लोगों ने पकड़ रखा है, दोनों में समान ताकत है, एक उस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो क्या दोनों में से कोई अपनी पोजीशन से हिल भी पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हिल पाएगा, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर है, वो वहीं बने रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें इंटरनल कंपेंसेशन काम कर रहा है। इस तरीके के रूप को क्या कहते थे, बता सकते हो? स्टीरियोमर्स। जी नहीं, वो तो वन और डाइस्ट्रियोमर तो फिर उसमें होते थे जब आप कोई पेयर लो। इस रूप का क्या नाम? मीजो फॉर्म। और ये जो मीजो फॉर्म होता था, ये क्या होता था? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या आप समझ पाए कि हम कैपिटल R और कैपिटल S से भी मीजो फॉर्म पता कर सकते हैं, कैपिटल R और कैपिटल S से हम एनेंशियोमर पता कर सकते हैं। R और SS एक दूसरे के एनेंशियोमर है, RR और RS एक दूसरे के डाइस्ट्रियोमर हैं। तो चलिए भैया,
अब अलग तरीके से लिखेंगे एनेंशियोमर। हम लिखने जा रहे हैं एनेंशियोमेरिक पेयर। कैसी मिलेगी? 2R 3R का एनेंशियोमेरिक पेयर। यहाँ एक मिरर बना देता हूं, मिलेगी 2S 3S। 2 3 3 ध्यान रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दो सारा सत्यानाश हो जाए। अच्छा, दूसरी क्या है मेरे बच्चों? डाइस्टीरियोमेरिक पेयर्स। क्या हो जाएंगे? 2R 3R का डाइस्टीरियोमेरिक पेयर 2R 3S होगा। और यहां मिरर नहीं लगेगा क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इसी तरीके से दूसरा पेयर भी बनेगा 2S 3S का डाइस्टीरियोमेरिक पेयर 2R 3S। होगा या नहीं होगा? क्योंकि R का एनेंशियोमर क्या होता है? S। तो R और S एक दूसरे के एनेंशियोमर कहलाएंगे। समझ बात है? चाहे वो एक किरल कार्बन हो और चाहे वो 2 किरल कार्बन हो और चाहे वो 3 किरल कार्बन, इससे कोई लेना देना। समझ बात आ रही? तो मैं क्या कह सकता हूं? R and S of same compound are non-superimposable mirror images of each other. Thus are known as enantiomers. इनको एनेंशियोमर्स कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते। आज हम लोगों ने एक नए तरीके का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा जिसका नाम है कैपिटल R और कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन। और फिर इससे हम लोगों ने एनेंशियोमर डाइस्ट्रोमर निकालना सीखे और ये भी पता किया कि मीसोफॉर्म कैसे निकालेंगे और कैसे प्रूफ करेंगे कि मीसोफॉर्म में इंटरनल कंपेंसेशन हो रहा। मिलते हैं आपसे बेटे नेक्स्ट टर्न पर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सर।